हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं हिस्ट्री में, लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है और देखते हैं, हो सकता है 2021 और 22 में वो शामिल कर लिया जाए। अगर वो शामिल होता है तो हम उसे आपको इसके बाद करवा देंगे, या जब तक CBSE का कोई नोटिफिकेशन आएगा देखकर उसे करवा दिया जाएगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो सेकंड जो हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। शहरी जीवन जो है उसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। ठीक है, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में। तो फरात और जो दजला नदियां हैं यानी यूफ्रेट्स और टिग्रिस, इन नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक जो गणराज्य है उसका हिस्सा है, इराक का हिस्सा है। दजला और फरात, ठीक है, दजला जो है वो टिग्रिस है और फरात जो है वो यूफ्रेट्स नदी है। ठीक, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए, इन सब के लिए जाना जाता है। मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है और उसका जो साहित्य है वो पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई उसकी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे मेसोपोटामिया के क्षेत्र में, उस पूरे इराक वाले क्षेत्र में, उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच में आपस में, यहाँ तक कि जो मिस्र के फ़राओ राजा हुआ करते थे उनके साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और जो लिपि थी वो लिखी और पढ़ी जाने लगी थी, वो और आपस में उनका कंट्रीब्यूशन होने लगा। यहाँ हम जब शहरी जीवन के बारे में और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर ये जानना चाहेंगे कि लेखन की जो सतत परंपरा थी उससे क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। तो अभिलिखित जो इतिहास हैं उसके आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः शहरीकृत, जो दक्षिणी भाग था उसको सुमेर और अक्काद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमेर और अक्काद। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बन गया था, तब जो दक्षिणी क्षेत्र है, साउदर्न क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि बेबीलोन उधर बन गया था ना, तो बेबीलोन जो शहर बना उससे बन गई बेबीलोनिया। 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाओं ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया, किसने? असीरियाओं लोगों ने, है ना, असीरियाई लोगों ने, तो उन्होंने जब स्थापित किया तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की जो प्रथम भाषा थी जिसके बारे में हमें मालूम पड़ा है वो सुमेरियन भाषा थी, उसे सुमेरी भी कहा जाता था। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी लोग, भाषाई लोग यहाँ पर आ गए, कौन से लोग? अक्कदी भाषाई लोग, है ना, तो क्या हुआ, तब अक्कदियों ने क्या किया? सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी जो भाषा है वो सिकंदर के समय 336 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ धीरे धीरे फलती फूलती रही और 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी यहाँ पर प्रवेश शुरू हो गया। तो कई सारी भाषाओं ने यहाँ प्रवेश किया। पहले सुमेरियन थी, फिर अक्कदी आई, फिर है ना जो है अरामाइक भाषा आई, इनका प्रवेश शुरू हुआ। ये भाषा हिब्रू से मिलती थी, अरामाइक भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली ये भाषा थी, 1000 ईसा पूर्व के बाद, और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो आपका दिखाया गया है पूरा एशिया का मैप है, ये छोड़ एक क्षेत्र है जिसमें बेबीलोन, उरूग और मारी नगर को दिखाया गया। बीच में दजला और फरात नदी हैं, जो कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये इराक का क्षेत्र हमें दिखाई देता है। इसके एक साइड में हम देखेंगे तो हमें ईरान दिखाई देगा, दूसरी साइड में हम देखते हैं तो सीरिया, लेबनान वगैरह और रेगिस्तान भी दिखाया गया, अरबी रेगिस्तान, फिर उसके किनारे लाल सागर, नीचे फारस की खाड़ी, ऊपर भूमध्य सागर और काला सागर है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, यानी उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
इराक भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्ष से भर गए हैं और पर्वत श्रृंखला के रूप में यहाँ फैलते चले गए हैं। पर्वत जो श्रृंखला है इस पर वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही यहाँ अच्छे अच्छे स्वच्छ झरने और जंगली फूल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती है। यहाँ 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच में खेती शुरू हो गई थी, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। अगर हम नॉर्थ में जाएं तो ऊंची भूमि देखने को मिलती है और ये भूमि जो है स्टेपी घास के मैदान कहे जाते हैं, जिसकी जो ऊंचाई होती है इस घास की वो 4 से 5-6 मीटर तक हो सकती है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का बहुत अच्छा साधन माना जाता है और अच्छा साधन है भी। सर्दियों की जो वर्षा है उसके बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और जो घास है उससे अपना भरण पोषण करती रहती हैं। पूर्व में जो दजला नदी है उसकी सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि नदियों के द्वारा ही यहाँ जो है हम इराक से ईरान वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से जा सकते हैं। दक्षिणी भाग में क्या है, साउदर्न पार्ट में एक रेगिस्तान है और वो जो रेगिस्तान है ये वही स्थान है जहाँ सबसे पहले धीरे धीरे किसका विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ यहाँ पर। तो दक्षिणी भाग के रेगिस्तान में धीरे धीरे नगरों का विकास होना शुरू हुआ। मेसोपोटामिया की जो शुरुआत है वो कुछ इसी प्रकार की है और यही हमें देखने को मिलती है। यहीं पर मैंने बताया, यहीं पर नगरों का विकास और किसका, लेखन प्रणाली, दोनों का विकास हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। रेगिस्तान में काफ़ी कुछ होता था, शहरों के लिए कुछ ना कुछ जाता ही रहता है शहरों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फरात और जो दजला नदियाँ हैं वो उत्तरी पहाड़ों से लेकर कर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है ना, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जाकर जम जाती है और उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। फरात और दजला नदी के आसपास का स्टेपी प्रदेश, असीरिया, बगदाद, बेबीलोन, ये सारे तेल अबू मलाविक, ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो खेती के अलावा स्टेपी के घास के जो मैदान है, पूर्वोत्तर मैदान है, पहाड़ी के जो ढाल हैं वहाँ पर भी बहुत कुछ पाला जाता था। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हैं। यहाँ पर भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती हैं जो इन भेड़ और बकरियों से ली जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते हैं, पिंड खजूर देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में जब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा। पहले हम शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी देते हैं। यहाँ अच्छी उपज होती थी और काफ़ी उपज की जाती थी। फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा में अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसका फरात और दजला नदियों से उसको संपूर्ण तरीके से कार्य किया जाता था। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो कि इस तरीके की जानकारी हमें जो है ना इन सभी क्षेत्रों में मिलती है। कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों से हमें जानकारी मिलती है। तो ये मेसोपोटामिया का पूरा क्षेत्र जो है ना इसी प्रकार से होता था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो शहरीकरण का महत्व को लेकर है। ये शहरीकरण का जो महत्व है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि शहर और जो नगर होते थे बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं हुआ करते थे। जब किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, ख़ास तौर से किसी ऐसे पॉइंट के बारे में बात करते हैं
तो हमें पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक जो गतिविधियां थी वो भी धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लग जाते हैं। पहले गांव, फिर कस्बे, फिर शहर बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषता इसीलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली जो सेवाएं होती हैं उन पर आश्रित नहीं होना पड़ता। इसके अलावा और क्या होता है, बोलता है उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा जो बनाने वाले हैं उनको पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। तो वह स्वयं एक ऐसे औजार नहीं बना सकता और क्या करता है, वह यह भी जानना चाहता है, ये भी नहीं जानता वो कि मुद्राओं के लिए आवश्यक जो रंगीन पत्थर है वो कहाँ से वो प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी करने की है और वो नक्काशी ही तो करेगा। तो वो ये कहता है कि जब ये कार्य वो करता था तो उसने उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं से वो चीज़ें मंगाई होंगी, समझी होंगी। तो अभी यही बात आती है कि इस प्रकार श्रम विभाजन शुरू हुआ। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी ज़रूरी है। शहरी विभिन्नताओं के लिए ये जो विनिर्माता होते थे उनके लिए ईंधन हैं, उनके लिए धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी, जिसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती थी। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते थे और उनके संग्रह और वितरण के लिए व्यवस्थाएं करनी होती थी। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलाप होते थे जिनमें तालमेल बिठाना पड़ता था। अगर मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं बल्कि उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो जाहिर सी बात है ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश भी देते होंगे, क्योंकि कोई तो आदेश देता होगा ये कार्य करने के लिए, और दूसरे लोग उनका पालन भी करते होंगे। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में भी रखना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं हुआ करती थी। ये दिया हुआ एक वार का शीर्षा पैराग्राफ पढ़ेंगे आप, होमवर्क में करेंगे इसे, और इसमें क्वेश्चन बनाएंगे आप, और क्वेश्चन बनाकर इसे करने की पूरी कोशिश करेंगे। 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर में स्त्री का ये सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आँखों और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्द और सफ़ेद सीपी और काले डांवर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। ये मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। तो ये इसका योगदान है, इसमें इस तरीके से कार्य किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप इसे 100% जो है अपनी होमवर्क के लिए अपनी कॉपी में ज़रूर इसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया तरीके से रहिएगा। अगला जो पॉइंट है शहरों में माल की आवाजाही, इसे हम लोग अगले पॉइंट में आपके लिए कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़िया तरीके से बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।